प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श भाग 1 का पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन के बारे में आज मैं समरी पढ़ाऊंगी और उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी पढ़ाऊंगी बच्चों। तो पाठ शुरू करते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रामन के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में बताया गया है इस पाठ में। और इनके लेखक जो हैं उनका नाम है धीरंजन मालवीय। तो पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन और योगदान पर प्रकाश डाला गया है। अब देखिए, बताया गया है कि जैसे न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेब का रहस्य सुलझाया था। मतलब न्यूटन जो थे एक दिन बगीचे में टहल रहे थे, तो वहाँ सेब का पेड़ था, तो सेब नीचे गिर गया ज़मीन पर। तो उस समय उनके मन में यह ख्याल आया कि यह सेब जो है नीचे ही क्यों गिरा, यह ऊपर क्यों नहीं चला गया। यानी पृथ्वी के अंदर कौन सी ऐसी शक्ति है जो नीचे की तरफ कोई भी चीज़ को खींचती है। तो उन्होंने खोज किया था गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रेविटेशनल फोर्स, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इसमें जो है चंद्रशेखर वेंकट रामन भी जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे और किस तरह से वो जीवन में आगे बढ़े हैं। तो इसके बारे में बताया गया है कि जैसे न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेब का रहस्य सुलझाया था, वैसे ही चंद्रशेखर वेंकट रामन ने समुद्र के नीले जल का रहस्य सुलझाया था। मतलब एक बार वो समुद्र की यात्रा कर रहे थे और जब समुद्र के पानी को जब वो देखे कि यह नीला रंग का पानी क्यों है, दूसरा कलर क्यों नहीं है, आखिर समुद्र का पानी जो है वह नीला क्यों होता है, तो इसके बारे में उन्होंने खोज की। तो इस पाठ में इन बातों का भी जिक्र किया गया है कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने पर वे विश्वविख्यात हो गए। मतलब 1921 में वो समुद्री यात्रा कर रहे थे, उसी समय उनके मन में यह ख्याल आया था कि आखिर समुद्र का रंग जो है नीला क्यों होता है, और उसका जो है उत्तर उन्हें मिल भी गया और विश्वविख्यात हो गए। तो चंद्रशेखर रामन जो है क्या मतलब उनका जीवनी था, इसके बारे में इसमें दिया गया है। अब देखिए, रामन पर पिता का प्रभाव। रामन जो थे उनके ऊपर उनके पिताजी का भी प्रभाव था। तो इसके बारे में बताया गया है कि रामन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। ये आपको याद रखना है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा MCQ में कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये याद रखिएगा कि 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता गणित तथा भौतिकी के शिक्षक थे। उनके पिताजी जो थे मैथमेटिक्स और फिजिक्स के टीचर थे। उन्हीं ने रामन में वैज्ञानिक रुचि जगाई। रामन ने कॉलेज की परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। उनका मस्तिष्क बचपन से ही वैज्ञानिक रहस्यों को सुलझाने के लिए बेचैन रहता था। मतलब कोई भी चीज़ अगर वो देखते थे तो उसके बारे में रहस्य जानने का कोशिश करते थे कि आखिर यह क्या है, कैसे बना है, तो उन सब के बारे में हमेशा सोचते रहते थे। और वे सारा जीवन शोध कार्य में लगाना चाहते थे, परंतु उन दिनों स्वतंत्रता शोध को करियर के रूप में अपनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज देखिए बहुत तरह का रिसर्च हो रहा है, कई मतलब जगह यह इंस्टीट्यूट सब खोला गया है, लेकिन उस समय जो था इतना कुछ डेवलप नहीं हुआ था। अतः वे अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। अब देखिए, शोध रुचि के बारे में बताया गया है, रिसर्च के बारे में वो उनके अंदर कैसी रुचि थी इसके बारे में बताया गया है कि कलकत्ता में सरकारी नौकरी करते हुए भी वे वैज्ञानिक प्रयोगों से जुड़े रहे। कलकत्ता में वो सरकारी नौकरी कर रहे थे,
लेकिन उनके अंदर जो भी जिज्ञासा थी वह बनी थी, आखिर यह चीज़ कैसे बना, क्यों हुआ, तो हमेशा वो उस चीज़ से जुड़े रहते थे। वे कार्यालय से फुर्सत पाते ही इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक प्रयोगशाला में जाते और नए नए प्रयोग करते। यह प्रयोगशाला कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार के प्रयासों से बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था वैज्ञानिक चेतना का विकास। तो यह जो है प्रयोगशाला कलकत्ता में महेंद्र लाल सरकार के प्रयास से बनाया गया था, ये बात याद रखिएगा। यहाँ साधनों का अभाव था, फिर भी हठ योग की तरह, जैसे कोई हठ योगी होते हैं ना कि अब 15 दिन पानी में खड़े हैं तो खड़े ही रहेंगे, आग में खड़े हैं तो खड़े ही रहेंगे, वृक्ष पे लटक रहे हैं तो लटकते ही रहेंगे जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाए। इसी तरह वेंकट रमन के भी अंदर जिज्ञासा आ गई थी। तो क्या करते थे, इन्हीं दिनों उन्होंने वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के रहस्यों को खोलने का प्रयास किया। उन्होंने इस भ्रांति को तोड़ा कि विदेशी वाद्य यंत्र वायलिन, चेलो और पियानो की तुलना में भारतीय वीणा, तानपुरा और मृदंग कहीं घटिया है। उन्होंने वाद्य यंत्रों के कंपन की गणना की तथा शोध पत्र प्रकाशित किए। अब देखिए कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी, अब उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में नौकरी लग गई थी। इसके बारे में बताया गया है कि उन्हीं दिनों सर आशुतोष मुखर्जी एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। उन्हें रामन की प्रतिभा के बारे में पता चला। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद के लिए रामन को आमंत्रित किया। यह पद उच्च सरकारी नौकरी की तुलना में बहुत नीचा और कम वेतन वाला था, मतलब सैलरी बहुत कम मिलता था। अतः सुख सुविधाओं का मोह त्याग कर यह नौकरी अपनाना हिम्मत का काम था। उन्होंने यह हिम्मत दिखाई और प्रोफेसर पद पर आ गए। वे पूरी तरह शोध कार्य में लग गए। 4 साल बाद 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान उन्होंने समुद्र के नीले रंग की वजह खोज निकाली। इसे रामन प्रभाव की खोज के रूप में प्रसिद्धि मिली। अब देखिए प्रकाश की किरणों का प्रभाव। रामन ने ठोस रबों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरणों के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि एक वर्णीय प्रकाश की किरणें ठोस रबों तथा तरल पदार्थों से गुजरने पर उनके रंग में कुछ परिवर्तन ला देती है। जिस रंग में जितनी ऊर्जा होती है उसमें उतना अधिक परिवर्तन आ जाता है। इस खोज में एक क्रांति हो गई। इससे आइंस्टाइन के विचारों को प्रमाण मिल गया। आइंस्टाइन ने प्रकाश को अति सूक्ष्म कणों की बुलेट नुमा प्रवाह धारा कहा था। रामन की खोज से इसका प्रमाण मिल गया। इसका शुभ परिणाम यह हुआ कि अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सरल और सटीक हो गया, मतलब बहुत ही आसान हो गया। इससे अनेक उपयोगी पदार्थ का निर्माण करना भी संभव हो गया, मतलब बहुत सारे काम में उसको उपयोग में लाया जाने लगा। अब देखिए पुरस्कारों की झड़ी। अब उन्हें किस तरह से पुरस्कार मिला, प्राइज मिला, यह सब बताया गया है कि रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की श्रेणी में ला खड़ा किया। उन्हें मिलने वाले पुरस्कारों की झड़ी लग गई। उन्हें रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। सर की उपाधि मिली। विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके इन सम्मानों ने भारतीय चेतना को नए सिरे से जागृत किया। भारतीय संस्कृति से प्रेम। उन्हें भारतीय संस्कृति से बेहद प्रेम था। रामन को भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव था। उन्होंने अपनी भारतीयता को सदा सुरक्षित रखा। दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। वे शाकाहारी थे। मदिरा मतलब शराब से दूर रहते थे और नोबेल पुरस्कार लेने पहुँचे तो भी उन्होंने अल्कोहल पीने से मना कर दिया। अब देखिए विज्ञान समर्पित जीवन। रामन में वैज्ञानिक दृष्टि से के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना भी प्रखर थी। उन्होंने स्वतंत्र भारत में अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला स्थापित की जिसे रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जाना जाता है। उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स
नामक शोध पत्रिका आरंभ की तथा सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन भी किया। उन्होंने करंट साइंस नामक पत्रिका का भी संपादन किया। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव चारों ओर फैला। 21 नवंबर 1970 को 82 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। 21 नवंबर 1970 को उनकी मृत्यु हो गई। रामन वैज्ञानिक चेतना की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने आसपास बिखरी चीज़ों को वैज्ञानिक दृष्टि से परखने की प्रेरणा दी। तो यही था बच्चों वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। और अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए छोटा क्वेश्चन भी आएगा आपको, तो इस तरह से पूछा जाएगा कि रामन भावुक प्रवृत्ति प्रेमी के अलावा और क्या थे। उत्तर, रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा एक जिज्ञासु वैज्ञानिक थे। दूसरा प्रश्न, समुद्र को देखकर रामन के मन में कौन सी दो जिज्ञासाएं उठी। उत्तर, समुद्र को देखकर रामन के मन में निम्नलिखित दो जिज्ञासाएं उठी। पहला, समुद्र के जल का रंग नीला क्यों होता है। दूसरा, नीले रंग के अतिरिक्त अन्य कोई रंग क्यों नहीं होता। तीसरा प्रश्न, रामन के पिता ने उनमें किन विषयों की सशक्त नींव डाली। उत्तर, रामन के पिता ने उनमें गणित और भौतिकी मतलब मैथमेटिक्स और फिजिक्स विषयों की सशक्त नींव डाली। चौथा प्रश्न है, वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के अध्ययन के द्वारा रामन क्या करना चाहते थे। उत्तर, वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के अध्ययन के द्वारा रामन यह बताना चाहते थे कि भारतीय वीणा, मृदंगम आदि वाद्य यंत्र विदेशी पियानो आदि की तुलना में घटिया नहीं है। अब देखिए पांचवा प्रश्न, सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की क्या भावना थी अथवा रामन ने सरकारी नौकरी छोड़ने का फैसला क्यों लिया। उत्तर, सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की भावना यह थी कि वे सरस्वती की साधना को धन और सुख सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। वे वैज्ञानिक रहस्यों के ज्ञान को सबसे अधिक मूल्यवान मानते थे। छठा प्रश्न है, रामन प्रभाव की खोज के पीछे कौन सा सवाल हिलोरे ले रहा था। उत्तर, रामन प्रभाव की खोज के पीछे यह सवाल हिलोरे ले रहा था कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। सातवां प्रश्न है बच्चों, प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने क्या बताया। उत्तर, प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने बताया था कि प्रकाश का रूप अति सूक्ष्म परमाणुओं की तीव्र प्रवाह धारा के समान होता है। प्रकाश के कण बुलेट के समान तीव्र प्रवाह से बहते हैं। आठवां प्रश्न है, रामन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बनाया। उत्तर, रामन की खोज ने अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना के अध्ययन को सहज बना दिया। अब देखिए 25 से 30 शब्द का प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों को। पहला प्रश्न है, कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा क्या थी। उत्तर, कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा नए नए वैज्ञानिक प्रयोग करने की थी। वे शोध और अनुसंधान को अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे, परंतु उन दिनों यह सुविधा न होने के कारण उनकी इच्छा दिल में ही रह गई। दूसरा प्रश्न है, वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रामन ने कौन सी भ्रांति तोड़ने की कोशिश की। उत्तर, रामन ने वाद्य यंत्रों की ध्वनियों पर खोज करके इस भ्रांति को तोड़ा कि विदेशी वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ भारतीय वाद्य यंत्रों की तुलना में अधिक उन्नत है और भारतीय वाद्य यंत्र उनसे घटिया है। तीसरा प्रश्न देखिए, रामन के लिए नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय कठिन था। उत्तर, रामन सरकार के वित्त विभाग की बहुत प्रतिष्ठित नौकरी पर थे। वहाँ वेतन तथा सुख सुविधाएं बहुत आकर्षक थी। जब उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर पद को स्वीकार करने का प्रस्ताव मिला तो उनके लिए यह निर्णय करना कठिन हो गया कि वे कम वेतन और कम सुविधाओं वाले प्रोफेसर पद को अपनाएं या सरकारी पद पर बने रहें। चौथा प्रश्न है, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन को समय समय पर किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उत्तर, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन को समय समय पर निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पहला, रॉयल सोसाइटी की सदस्यता तथा खोज पदक।
दूसरा सर की उपाधि, तीसरा नोबेल पुरस्कार, चौथा रोम का मैथ्यूसी पदक, पाँचवा फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, और आगे है सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न। यानी उनको इतना सारा पुरस्कार मिला था। पाँचवा प्रश्न, रामन को मिलने वाली पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, रामन को मिलने वाली पुरस्कारों से भारतीयों का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ा, उनमें विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ी, कितने ही युवा वैज्ञानिक शोध कार्यों की ओर बढ़े। एक प्रकार से भारत की सोई हुई वैज्ञानिक चेतना एकाएक जागृत हो उठी। अब देखिए आगे प्रश्न है, 50 से 60 शब्दों का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है, रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठयोग क्यों कहा गया है? 2017 में पूछा गया है। उत्तर, रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठयोग इसलिए कहा गया क्योंकि उनकी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। वे बहुत महत्वपूर्ण तथा व्यस्त नौकरी पर थे। उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त थी। समय की कमी थी, स्वतंत्र शोध के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी, न ही शोध करने में कोई भविष्य था। ले देकर कलकत्ता में एक छोटी सी प्रयोगशाला थी जिसमें बहुत कम उपकरण थे। ऐसी विपरीत परिस्थिति में शोध करते रहना दृढ़ इच्छा शक्ति से ही संभव था। मतलब उनके अंदर ऐसी इच्छा शक्ति थी कि कम से कम सामान रहने के बावजूद भी वो शोध कार्य करते रहे। यह रामन के मन का दृढ़ हठ था जिसके कारण वे शोध जारी रख सके। इसलिए उनके प्रारंभिक शोध कार्यों को आधुनिक हठयोग कहा गया है। यह हठयोग विज्ञान से संबंधित था, इसलिए इसे आधुनिक कहना उचित है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, रामन की खोज रामन प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रामन प्रभाव का आशय है उनके द्वारा खोजा गया सिद्धांत। उन्होंने खोज करके बताया कि जब प्रकाश की एक वर्णीय किरणें किसी तरल पदार्थ या ठोस रवों के अणुओं परमाणुओं से टकराती है तो उनकी ऊष्मा से या तो कमी हो जाती है या वृद्धि हो जाती है। इस कमी या वृद्धि की मात्रा के साथ उनके रंग में भी अंतर आ जाता है। बैगनी रंग की किरणों में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, इसलिए इसके रंग में भी सर्वाधिक अंतर है। लाल रंग में न्यूनतम ऊर्जा होती है, इसलिए इसमें न्यूनतम परिवर्तन होता है। इस सिद्धांत से किसी भी अणु या परमाणु की आंतरिक संरचना की सटीक जानकारी मिल सकती है। तीसरा प्रश्न, रामन प्रभाव की खोज में विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य संभव हो सके? उत्तर, रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य संभव हो सके। पहला, विभिन्न पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना सरल, प्रामाणिक और निर्दोष हो सका। दूसरा, विभिन्न अणुओं परमाणुओं का संश्लेषण करके नए उपयोगी पदार्थ बनाने का कार्य संभव हो सका। अब चौथा प्रश्न देखिए क्या है, देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालिए, अथवा रामन की जिज्ञासु प्रवृत्ति से नई पीढ़ी को क्या सीख मिली? उत्तर, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन ने देश को वैज्ञानिक दृष्टि तथा चिंतन प्रदान किया। इस दिशा में पहले उन्होंने स्वयं सांसारिक सुख सुविधा त्याग कर प्रयोग साधना की। उन्होंने रामन प्रभाव की खोज करके भारत का नाम ऊंचा किया। फिर उन्होंने बंगलौर में एक शोध संस्थान की स्थापना की। उन्होंने अनुसंधान संबंधी 2 पत्रिकाएं भी चलाई। उन्होंने अनेक नवयुवकों को शोध करने की प्रेरणा दी और मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने संदेश दिया कि हम अपने आसपास की घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टि से निहारने का प्रयास करें। इस प्रकार उन्होंने देश के चिंतन को विज्ञान की दिशा प्रदान की। 5वां प्रश्न है,
सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर: सर चंद्रशेखर वेंकट रामन ने कहीं भाषण में संदेश प्रसारित नहीं किया। उन्होंने अपना जीवन जिस प्रकार जिया वह किसी भी मौखिक संदेश से अधिक प्रभावी और सार्थक है। उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सरकारी नौकरी में रहते हुए भी वे कलकत्ता की काम चलाऊ प्रयोगशाला में जाकर प्रयोग करते रहे। जब उन्होंने भौतिकी विभाग के प्रोफेसर की नौकरी मिली तो उन्होंने कम वेतन और कम सुख सुविधाओं के बावजूद वह नौकरी स्वीकार कर ली। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें धन और सुख सुविधा का मोह त्याग करके नई शोध के लिए जीवन अर्पित करना चाहिए। उन्होंने जिस प्रकार अनेकानेक नवयुवकों को शोध के लिए प्रेरित किया वह भी अनुकरणीय है। उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता और भारतीयता का संस्कार नहीं त्यागा, अपना दक्षिण भारतीय पहनावा नहीं छोड़ा। यह संदेश भी अनुकरणीय है। अब देखिए आशय स्पष्ट करने के लिए आएगा। पहला है कि उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। उत्तर: सर चंद्रशेखर वेंकट रामन सच्चे सरस्वती साधक थे। वे जिज्ञासु वैज्ञानिक तथा अन्वेषक थे। उनके लिए वैज्ञानिक खोजों का महत्व सरकारी सुख सुविधाओं से अधिक था। इसलिए उन्होंने वित्त विभाग की ऊंची नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय की कम सुविधा वाली नौकरी स्वीकार कर ली। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, हमारे पास ऐसी न जाने कितनी ही चीज़ें बिखरी पड़ी है जो अपने पात्र की तलाश में है। उत्तर: हमारे जीवन में हमारे आसपास जो कुछ घटता रहता है उसका अध्ययन करना आवश्यक है। यह अध्ययन का खुला क्षेत्र है। इन घटनाओं को अनुसंधान करने वाले खोजियों की तलाश रहती है। तीसरा, यह अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था। उत्तर: बिना साधनों के बलपूर्वक इच्छापूर्वक किसी साधना को करते चले जाना हठयोग कहलाता है। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन भी ऐसे हठयोगी थे जिन्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए भी कलकत्ता की एक काम चलाऊ प्रयोगशाला में प्रयोग साधना जारी रखी। यद्यपि प्रयोगशाला में साधनों और उपकरणों का अभाव था और रामन के पास समय का अभाव था, फिर भी वे प्रयोग करने में लगे रहे। इसे हठयोग कहना सर्वथा उचित है। अब देखिए आगे प्रश्न रहेगा 100 से 120 शब्दों में लिखने के लिए। रामन भारतीय संस्कृति के प्रति आस्थावान थे, सिद्ध कीजिए। अथवा रामन को भारतीय संस्कृति से बहुत लगाव था, उपयुक्त उदाहरण द्वारा कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर: रामन योग्य वैज्ञानिक थे। उनमें राष्ट्रीय स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था। विदेशी वैज्ञानिकों के बीच बैठकर भी वे अपने भारतीय संस्कार को नहीं भूले थे। उन्होंने कभी मदिरापान नहीं किया, अतः नोबेल पुरस्कार लेने के अवसर पर भी उन्होंने मदिरा नहीं पी। वे दक्षिण भारतीय वेशभूषा ही पहनते रहे। वे जीवन भर कट्टर शाकाहारी रहे। पश्चिमी संसार के बीच बैठकर भी अपनी पहचान और संस्कृति को नहीं भूले। उन्होंने वाद्य यंत्रों पर शोध करते हुए यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय वीणा, तानपुरा तथा मृदंगम विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में कम नहीं है। इस प्रकार उन्हें जहाँ भी अवसर मिला उन्होंने भारतीयता का झंडा ऊंचा करने का प्रयत्न किया। दूसरा प्रश्न है, रामन ने त्याग तपस्या के बल पर सफलता प्राप्त की, सिद्ध कीजिए। उत्तर: रामन ने वैज्ञानिक खोज करने के लिए सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। यद्यपि वे भारत सरकार के वित्त विभाग में ऊंचे पद पर थे, उन्हें ऊंचा वेतन तथा अच्छी सुख सुविधाएं प्राप्त थी, फिर भी उन्होंने शोध कार्य को नहीं छोड़ा। नौकरी में रहते हुए भी वे अतिरिक्त समय में शोध कार्य किया करते थे। बाद में तो उन्होंने शोध के लिए ऊंची नौकरी से भी त्यागपत्र दे दिया। वे दिन रात प्रयोगशालाओं में जुटे रहते थे। सफलता मिलने के बाद भी उनकी यह शोध साधना आगे बढ़ती गई। यदि उनकी दृष्टि सांसारिक लाभ और सुख सुविधाओं तक ही सीमित होती तो वे कभी सरकारी पद न त्यागते, न ही वे ऊंचे कहे जाने वाले समाज का अंग होने पर बहुबाजार की लचर सी प्रतियोगिता में प्रयोग करने पहुँचते। अपने लक्ष्य की साधना में उनके सामने जो भी लोभ या बाधाएं आई उन्हें वे सहर्ष त्याग
त्याग चले गए। सचमुच उनका जीवन त्याग तपस्या की कहानी है। अब तीसरा प्रश्न है, शोध को विकसित करने में ऐच्छिक संस्थानों की क्या भूमिका हो सकती है? उत्तर, स्वतंत्र शोध को विकसित करने में ऐच्छिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कलकत्ता के बहु बाजार में स्थित इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला। इस प्रयोगशाला का निर्माण कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने किया था। यद्यपि इसमें साधनों तथा उपकरणों की कमी थी, किंतु इसी में प्रयोग करते करते रामन में वाद्य यंत्रों पर खोज की। रामन ने यदि यह प्रयोगशाला न होती, न तो यह प्रयोग होता, तो रामन को आगे शोध करने का सुअवसर नहीं मिलता। इसलिए बहुत सामान्य या लचर से लगने वाले प्रयासों का भी अपना महत्व होता है, उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। भारत पर क्या प्रभाव पड़ा अथवा रामन ने किस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय चेतना को जागृत किया? उत्तर, रामन की सफलता से पूरे भारत का सम्मान बढ़ा। देश के नवयुवकों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत हो गई। स्वयं रामन ने कितने ही वैज्ञानिकों को शोध कार्य की ओर प्रवृत्त किया। उन्होंने रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से प्रयोगशाला बनाई। उसमें सैकड़ों शोध छात्र संलग्न हुए। उनमें से कितने ही छात्रों ने बहुत उन्नत काम किया तथा वे उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हुए। इस प्रकार रामन ने भारत में वैज्ञानिक चेतना का प्रसार किया। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देव नागरिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उससे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।